नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज यहाँ पर हम जो हमने शुरू किया था जिस सीरीज़ को दोपहर को 12 बजे, जिसमें हम करंट अफेयर्स यूपीपीएससी प्री के लिए और उससे संबंधित करंट अफेयर्स बेस्ड जो एमसीक्यूज लगा रहे थे, ताकि हमें पता चले कि पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है। तो आज हम यहाँ पर आर्थिकी का जो पार्ट 2 यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर पार्ट जिसने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। ये पार्ट 2 आज यहाँ पर है और इसको हम यहाँ पर समाप्त कर देंगे, जो भी वन लाइनर फैक्ट्स यहाँ पर, और जिससे प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावनाएं होती। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। अगर आप नए हैं और आपको इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। हमारे चैनल का नाम है संकल्प से सफलता, जिस पर मैं आपको मिलूंगी। और संकल्प से सफलता इसका नाम है। आप टाइप करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा और इसमें मेरा फोटो भी लोगों के रूप में लगा हुआ है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हमारे कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, चाहे वो यूपीपीएससी को हो फिर चाहे वो यूपीएससी को लेकर हो। यूपीएससी की अगर मैं बात करें तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो रात को लाइव आ सकते हैं, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स बेस्ड, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, या इस प्रकार के कोई भी न्यूज़पेपर जो आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम या फिर पीसीएस एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है, उनको हम जो है सिलेबस के साथ कनेक्ट करके पढ़ाते हैं कि कौन सा टॉपिक किस जीएस पेपर 1 2 3 4 में कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, और उसको कैसे हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग में उसको मेंशन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन। क्लियर है? तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे लाइव हमारी क्लासेस आती हैं, तो उसे ज़रूर करिए। मैं वहाँ पढ़ाती हूँ संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप नए हैं और आपने अब तक इंस्टाग्राम जो फॉलो नहीं किया है, संकल्प से सफलता अपडेट्स, यहाँ पर सारी चीज़ें अप टू डेट आपको मिलेंगी, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है संकल्प से सफलता। इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आज ही मैं रात तक आपको बताने वाली हूँ जो आई दृष्टि बुक है ना, जो आपकी आई दृष्टि बुक है, ठीक है, आई दृष्टि बुक मार्केट में आज आ गई है, अवेलेबल हो गई है। उसको मैं कल से कंटिन्यू करूंगी, तो आज मैं अपडेट कर दूंगी रात तक कि उसको मैं लाइव पढ़ाऊंगी या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगी या कैसे होगा और टाइमिंग क्या होगी, वो सारी चीज़ें बता दूंगी। क्योंकि आई दृष्टि से आप देखेंगे कि नॉट इवन आई दृष्टि से, पूरे करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 30 से 32 क्वेश्चन हर साल करंट अफेयर्स में पीटी में आपके आते हैं। लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे 35 से 38 की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स ना हर सब्जेक्ट में आप कनेक्ट करके देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, तो आप इससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो जिन भी बच्चों ने कल जो मैंने पढ़ाया है आर्थिकी और भारत और विश्व का पहला पार्ट, उसको ज़रूर ज़रूर देखें। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ आर्थिक घटनाएं पढ़ेंगे जो आपके पीटी के लिहाज से, प्रीलिम्स के लिहाज से, यूपीपीएससी के लिहाज से या पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आज क्या क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहला पार्ट देख लीजिए, ताकि चीज़ें ऐसा नहीं कि कनेक्टेड है, बट फिर भी आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, ये आपका हमने कहा कि हम ये पढ़ रहे हैं जैसा कि आर्थिकी वाला, तो यहाँ पर हम इसको इसी को पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 आपका आ चुका है, पार्ट 1 आपका आ चुका है। आज पार्ट 2 में जो बचा हुआ मटेरियल इसमें है, कंटेंट है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार हम जो चीज़ स्किप करते हैं ना, उन्हीं से बहुत बार प्रश्न बन जाता है। मैंने तो ये देखा है, और ये मेरे बारे में नहीं है, ये जर्नलाइज है। ठीक है, चलिए, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करेगा, उस समस्या का निवारण किया जाएगा। आइए, पहला कहते हैं जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कहाँ पर हुई है? 3 सितंबर 2025 को, हाल ही में, वो न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई जीएसटी दर कब से लागू होगी? 22 सितंबर, यानी कि कल परसों से ही। आज आपकी डेट क्या है? 21 है। कल से न्यू स्लैब्स जो लाए गए हैं 0%, 5%, 12%, उनको कल से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन 2.0 जो है आपका, वो लागू कर दिया जाएगा। और नई व्यवस्था में कुल कितने स्लैब हैं? 2 मुख्य स्लैब हैं, 5% और 18%। जीरो स्लैब को कंसीडर नहीं किया है। 40% की विशेष दर किन वस्तुओं पर लगेगा? तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, हाई एंड कारें और यॉट्स हो गए, निजी विमान आदि हो गए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिकी से ना, बजट वगैरह से हमेशा कई प्रश्न पूछे गए हैं, और इम्पॉर्टेंट भी ना केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ।
फिर से पढ़ देती हूँ चलो इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। कब तक के लिए? अगस्त 2025 में बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऋण अवधि कब तक बढ़ाई गई है? 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है, तो ये याद रखना है। पुनर्गठित योजना के अंतर्गत नए लाभार्थी सहित कुल लक्षित लाभार्थी कितने हैं? तो 1.15 करोड़ है, ठीक है। योजना का संचालन या नोडल कौन सा मंत्रालय करेगा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कौन करेगा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। पुनर्गठन के तहत ऋण की नई स्लैब और किस्तें क्या है? पहली किस्त है 15,000 रुपए, दूसरी किस्त है 25,000 रुपए, तीसरी किस्त है 50,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आंकड़ों को, क्योंकि आंकड़ों से संबंधित स्टेटमेंट के तौर पर दे दिया जाता है और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है आंकड़ों को हेर फेर करके, ठीक है, एग्जाम में। केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी छूट कब लागू की थी? 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए लागू की थी, ठीक है, जो कि अब जल्द ही समाप्त होने वाली भी है ये, ठीक है। अब इसमें और चीजें देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए। अब छूट की सीमा कब तक बढ़ाई गई है? 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। कूल स्कल्पटिंग से मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए वीएलसीसी लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगा है? 3 लाख रुपए का। खैर, किस संस्था ने जुर्माना लगाया? केंद्रीय कंज्यूमर संरक्षण प्राधिकरण थे। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब अधिसूचित हुआ है? 15 अप्रैल 2025 को ये अधिसूचित हो गया है। बस इसको ना यहाँ पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको हमें क्या करना है कि भाई ये वन लाइनर फैक्ट दिए गए, इसको बस एक बार स्क्रॉल करते हुए कानों में ईयरफोन लगाइए। आप इसको देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, लेकिन ऑडियो फॉर्म में बस इसको सुन लीजिए, तो ये क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और ये सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्पष्ट है? कोई वीडियो में ब्लरनेस तो नहीं आ रहा है ना? क्लियर है? थोड़ा ग्लिच देखिएगा, अगर आ रहा है तो बताइएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर जो है इस संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा 5 कानूनों में कुल कितने संशोधन किए गए? 19 किए गए हैं। किन धाराओं के प्रावधान 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुए? अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया? तो डिजिटल इंडिया का, ध्यान रखना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। वर्ल्ड बैंक के यानी कि विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पर भारत को विश्व में 25.5 गिनी स्कोर के साथ सर्वाधिक समता मूलक समाज में कौन सा स्थान मिला है? तो आप देखेंगे 4th पोजीशन पे इसको रखा गया है। किस पे? 4th पोजीशन पे रखा गया है। सर्वाधिक समता मूलक समाज वाले विश्व के 3 शीर्ष जो है टॉप के राज्य सॉरी जिसको हम कहेंगे देश कौन कौन से हैं? वो हैं स्लोवाकिया गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस है। भारत किस असमानता श्रेणी में आता है? नेक्स्ट है, आगे इसको स्क्रॉल कर देते हैं, फिर आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा। भारत किस असमानता श्रेणी में आता है? सामान्य से कम यानी कि मॉडरेटरी लो में आता है। भारत का गिनी स्कोर 2011 में कितना था? 28.8 था। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर कितना कर लिया? $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। तभी आप देखेंगे जो जेंडर गैप जो देखा जा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी जीडीपी में, मतलब कहने का ये कि पुरुषों का जो भी कार्य रहता है मोस्टली उसको जीडीपी में दर्शाया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे पर्पल इकोनॉमी हो गया, जैसे केयर इकोनॉमी जैसे जो टर्म्स हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारिता सबसे ज़्यादा रहती है, तो उनका उसमें रोल इतना ज़्यादा है, इसके बावजूद भी उनके कार्य को अर्थव्यवस्था में जोड़ा ही नहीं जाता है। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें नहीं कह रहे, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये टारगेट आपने रखा है कि हम उस वक्त विकसित भारत सोच रहे हैं अपने देश को उस रूप में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2047 तक $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हम लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही तो क्या ये संभव होगा? और इस प्रकार के टॉपिक्स जो मैं आपको बता पा रही हूँ संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जो मैं रात को लाइव 8 बजे लेती हूँ क्लासेस, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक और फिर हम देखते हैं कि कैसे ये
ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे जीएस पेपर के कौन से पेपर में कौन से टॉपिक के साथ कनेक्ट होके पढ़ा जा सकता है। तो उसके लिए आप संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार 2025 में सकल एनपीए कितना गहरा है, 22.3% है, ठीक है। मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए कितना होगा, 0.5%। इसको 5 स्टार लगा लीजिए इन टॉपिक्स को, ठीक है। मार्च 2024 की तुलना में 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो कितने गिरे हैं, 3.7% से 2.8% तक गिरे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। और किस राज्य ने, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, यूपी ने किया है, ठीक है, यूपी ने किया है। वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक यूपी ने जेम पोर्टल के माध्यम से कितने मूल्य के ऑर्डर जो है दर्ज किए हैं, 65,227.6.8 करोड़ के इन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दर्ज किए हैं। स्पष्ट है। चलिए इसको थोड़ा सा वहां पर भी देख लेते हैं जो उधर आपका हिस्सा रह गया है, थर्ड पोर्शन में अगर आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है जेंडर, अब यहाँ पर देखिए जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया है, तो किस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। जेंडर बजटिंग पर लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, क्या है, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, क्लियर है। वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों यानी कि पीएसबी की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है, निर्मला सीतारमण यानी कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने की है। स्पष्ट है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएसबी का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ कितना था, 1.78 लाख करोड़, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएसबी का कुल कारोबार कितने लाख करोड़ में था, तो 251 लाख करोड़ में था, ठीक है, 251 लाख करोड़ में था। अगला है आपका सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड SMFCL का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया है, तो 26 जून 2025 में सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री ने किया है। यहाँ तक स्पष्ट है। आइए स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा और समझते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि आज हमें किसी भी हाल में खत्म करना है आपको, ठीक है। किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है, तो सोना ने, ऐसा गोल्ड ने किया है, ठीक है। सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है, ठीक है। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। अगला है नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च की है, तो 2025 2 जुलाई को की थी। रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना है और मजबूत बनाना है, ठीक है। भारत का लक्ष्य अगर हम देखें तो 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसको लेकर जाना है। क्या टारगेट है, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो 4 ट्रेन को किया है। ये 4 ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई है, ध्यान देना है, पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ और बापूधाम मोतिहारी दिल्ली। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें दिख रहा है ना आप लोगों को स्पष्ट, ठीक है। अभी उसको मत देखिए, अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, बस मेरा ये है, ठीक है। हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक की, किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनका टारगेट हमारा 2030 तक अचीव करना है, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसका दूसरा संस्करण जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। कितने प्रतिशत जिलों ने SDG स्कोर में सुधार किया है, 85% थे। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने, ठीक है। किस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ सर्वोच्च SDG स्कोर हासिल किया है, हना हथियाल मिजोरम ने। सबसे अधिक सुसंगत यानी कि कंसिस्टेंट प्रदर्शन किस राज्य ने किया है, सिक्किम ने। आधार प्रमाणित लेन देन की कुल संख्या किस आंकड़े को पार कर गई है, 16 मई 2025 पे किसको पार करके गई है, 150 अरब, ठीक है, 150 अरब, 150 अरब।
सर्वाधिक देखेंगे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है इसका मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही हैं, कुछ अस्पष्ट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके अनुसार अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी दर कितनी है? 55.6% है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितना था? 58.5% था। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 52.8% था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है अप्रैल 2025 में थोक मूल्य सूचकांक जिसको हम बोलते हैं WPI आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी 14 मई 2025 तक? तो आप देखेंगे इसमें 0.85% थी। कितनी थी? 0.85%। अप्रैल 2025 में WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो वो 2.55% थी। अगला क्या है? RBI द्वारा 1.72 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो SBI पर ये उल्लंघन के लिए इनके लगाया गया है RBI द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया? RBI द्वारा। ठीक है, सॉरी RBI द्वारा लगाया गया है SBI पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2025। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के तहत जारी जो मानव विकास सूचकांक 2023 है उसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो 150वां स्थान, 130वां, माफी चाहती हूँ, 130वां स्थान है। भारत के साथ 130वें स्थान पर और कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो 130वें स्थान पर ना केवल भारत है मानव विकास सूचकांक में, बल्कि आप देखेंगे बांग्लादेश भी है। बल्कि कौन है? बांग्लादेश भी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और देखते हैं। देखिए, किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आइसलैंड ने। अब इसी मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश है जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आइसलैंड ने। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक अब नेक्स्ट है हमारा SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP करता है, ध्यान रखना है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 72 ईयर्स थी। वर्ष 2023 में बच्चों के लिए औसत अपेक्षित स्कूली वर्ष कितने थे? 13 वर्ष था। ठीक है, वर्ष 2023 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? $9,047 थी। इस रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि GII में कौन सा स्थान हासिल किया? 130वां स्थान भारत ने। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत ने 130वां स्थान हासिल किया है। अगला चलते हैं, अगला क्या कह रहे हैं? इसके बाद है विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने की है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अगला टॉपिक है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मिलान, इटली में इसको आयोजित किया गया है। क्लियर है? भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था इसके अंतर्गत? निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है। अब इसके साथ है 58वीं ADB बैंक की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुभव साझा करें भविष्य बनाएं। अगला है हमारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है? 824.9 अरब डॉलर ये रहा है। इसके साथ यहाँ पर आप अगला देखेंगे, भारत और भूटान की संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी कि JGC की 6वीं बैठक कहाँ हुई है? थिम्पू, भूटान में हुई है। थिम्पू आपकी भूटान में हुई है। इसके बाद हम यहाँ पर और थोड़ा सा देखते हैं इनको। अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या है? भारत और गरीबी। ठीक है, भारत और गरीबी समानता संक्षिप्त अप्रैल 2025 किसने जारी की? WV ने यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने की है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे रिपोर्ट के अनुसार बहुत ज्यादा गरीबी के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क जो है 2.15 अमेरिकी डॉलर है। 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात वर्ष 2011-12 में कितना था? तो लगभग 16.2% था। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार और देखें तो पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं? तो वो 17 मिलियन और इसको कह सकते हैं 17.1 करोड़ जो लोग हैं गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। इसी के अंतर्गत 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गरीबी दर कितनी थी? 18.4% थी। कितनी थी? 18.4% थी। और ये दर 2022-23 में घटकर कितनी हो गई? 2.8% हो गई। तो ये भारत में गरीबी समानता संक्षिप्त जो है किसने जारी किया? WB ने। उसके अंतर्गत ये आपके सारे इसमें हेडिंग्स आती हैं, तो याद रखना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना अपनी बुक के साथ साथ इसको रिवाइज करते चलिए साथ में। ठीक है, आइए तीसरे हिस्से को वहां पर देखते हैं और आपको स्पष्टता से दिखाती हूँ मैं। अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा।
यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ। किन 5 राज्यों ने सबसे ज्यादा गरीबी में समग्र गिरावट में 2/3 योग्यता ली है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये याद रखना है क्योंकि आप पीसीएस यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने किया है। इसी के अंतर्गत आईएमएफ द्वारा 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? 2.8% कर दिया गया है। ठीक है, इसी के अंतर्गत वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था? 6.2% का अनुमान लगाया गया है। अगला है आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB में किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे को किया गया है। AIIB में किसे समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और इसी सेक्शन में है, उसको हम कवर करते हैं। अगला टॉपिक इसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटैड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5% लगाया है। कितना? 6.5% लगाया है। ठीक है, इसके बाद आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट है आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 में किस मंत्रालय ने जारी किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। इसी के अंतर्गत आता है वर्ष 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.9% थी। फिर है वर्ष 2024 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.2% थी। इसका अगला टॉपिक है आपका इसी में मतलब अगला क्या है? अगला है आपका एक राज्य, ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी बीच में पीडीएफ लोड होती है तो ऐसी दिक्कत आती है, पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। एक राज्य एक आरआरबी, ठीक है, एक राज्य एक आरआरबी किस मंत्रालय की पहल है? तो वित्त मंत्रालय की पहल है। इसके अंतर्गत इसके चौथे चरण के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी का विलय किया गया? तो 26 बैंक्स का किया गया है। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 10 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इस मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं पीटी का, इस लिहाज से। ठीक है, इसी के अंतर्गत है केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू कश्मीर, यानी कि यूटी में कौन है? जम्मू कश्मीर। और बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर, आज कुछ ज़्यादा कर रहा है, वैसे नॉर्मली इतना नहीं होता ये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? 5 अप्रैल 2025 को दिल्ली बना है। ठीक है, दिल्ली बना है, स्पष्ट है? आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पर आपको लेकर आते हैं। दिख रहा है? ये स्पष्ट दिख रहा है? ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? 10वां स्थान रहा है। क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत? हाँ, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे मैंने फोटो लेके इसको डाला है ना, तो मुझे थोड़ा ब्लरिश हो रहा है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2024 के रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 36वां स्थान है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके दूसरे स्थान पर कौन है? स्वीडन है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यभार ग्रहण किया है किसने? पूनम गुप्ता ने किया है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल अनुमानित, यहाँ पर क्या है, कुल अनुमानित क्षमता 31 मार्च 2024 तक कितनी थी? यहाँ पर इतना लगभग मेगावाट आपका रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत है। इसी के अंतर्गत भारत में 2023-24 में कितना दूध उत्पादन हुआ है? 239.30 मिलियन मीट्रिक टन जो है, टन जो है इसमें उत्पादन हुआ है। इसी के अंतर्गत दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा मिशन संचालित किया गया था? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो पूरा ये एक टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे इसके साथ साथ कुछ नहीं करना है, घटना चक्र निकालना। घटना चक्र का जो मिसलेनियस वाला पोर्शन होगा या बजट से जो प्रश्न आया होगा लास्ट 10 ईयर में देखिएगा, या 10 ईयर छोड़िए 5 to 6 ईयर्स में देखिएगा,
कि इस तरह के टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो उन पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये वन लाइनर से क्वेश्चन बनता कैसे है। वो आपको वहाँ पर अपने घटना चक्र जो है, पूर्वानुलोकन, उससे थोड़ा सा देखना होगा। हालांकि मैं भी वन लाइनर शॉर्ट वाला जो सीरीज चलाई है, जिसमें जीएस पढ़ा रही हूँ दोपहर को 2 बजे, तो उसमें भी हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसके साथ हम वन लाइनर को सेट जरूर करते हैं। ठीक है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय सेठ ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। इसके बाद अगला है आपको यहाँ पर है नेक्स्ट आपका, इसी के अंतर्गत तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सेबी का, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रेलवे जोन 2050 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे क्षेत्र बन गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे। अगला टॉपिक क्या है? आईएमएफ, इसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी कितनी हो गई है? 2 गुनी हो गई है। कितनी हो गई है? 2 गुनी हो गई है। आईएमएफ के अनुसार 2015 में, यानी कि वर्तमान कीमतों पर अगर हम देखें, तो भारत की जीडीपी कितनी थी उस वक्त? 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी आईएमएफ के अनुसार। ठीक है। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक भारतीय जीडीपी का कितना होने का अनुमान है? 4.17 ट्रिलियन डॉलर। 1.47, माफी चाहती हूँ, 4.19, माफी चाहती हूँ, 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक रहने का अंदाजा है आईएमएफ के अनुसार। भारतीय जीडीपी में कितना ग्रोथ होगा? ठीक है। लास्ट 2015 से। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इसमें बीच वाले पोर्शन पे आते हैं, क्योंकि पिक्चर को इस प्रकार से लेना पड़ा है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, वरना फिर वो भरा भरा लगता है आपको। ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है? क्लियर है। भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? यूएई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टार लिंक से वितरण समझौता किया है? भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं, वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों, जिसमें खरीफ और रबी के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 मार्च 2025 को किया गया है। स्पष्ट है। आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या इसी के अंतर्गत है, वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो आपका लगभग इतना मिलियन मीट्रिक टन है, 1663.9 जो है 91 लाख मिलियन टन है। इसके बाद अनुमानित रबी खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 1645.27 लाख मीट्रिक टन है। चलिए आगे देखिए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2024 में, इसी के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में खरीफ धान, रबी, खरीफ और जायद की जो फसलें इसके अंतर्गत बता रहे हैं, वो आपका इतना है। तूर अरहर का उत्पादन का अनुमान कितना है? 35.11 लाख मीट्रिक टन है। चना का उत्पादन अनुमान कितना है? 115.35 लाख मीट्रिक टन है। गेहूं का अनुमानित उत्पादन कितना है? इतना मीट्रिक टन है। खरीफ की श्री अन्न का उत्पादन का अनुमान कितना है? 137.52 लाख मीट्रिक टन है। रबी श्री अन्न का उत्पादन अनुमान कितना है? 30.81 लाख मीट्रिक टन है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, मेडिकल उत्पादन के नियमन के सहयोग के लिए किन 2 देशों ने समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए? भारत और आर्मेनिया ने किया है एमओयू पर साइन। मेडिकल उत्पादन के नियमों और सहयोग के लिए इन दोनों ने एक साथ हस्ताक्षर किए हैं इस पर। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एसबीआई ने कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? तो एसबीआई अस्मिता। तो एसबीआई अस्मिता किससे संबंधित है? थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, इसके तहत ऋण की राशि कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आता है सीट क्षमता। ठीक है। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी है? इंडिगो एयरलाइंस बनी है, इंडिगो एयरलाइंस। इसी के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, वर्ष 2024 में इंडिगो एयरलाइंस की सीट क्षमता कितनी वृद्धि हुई है? 10.1% हुई है। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही है? कतर एयरवेज रही है, 10.4% कतर एयरवेज रही है। इसके बाद आपका और देखिए तो अगला टॉपिक आपका आ जाता है यहाँ पर कि क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो आप यहाँ पर 6.5% रखने का अनुमान है। किसके द्वारा? क्रिसिल के अनुसार के द्वारा भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर इतना 2026 तक रहने का अनुमान है। स्पष्ट हो रहा है। चलिए अगला स्टेप पे उसको हम देखते हैं, उस साइड पे हिस्से पे देखते हैं।
ठीक है, इतने में आई थिंक क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा क्या? वैसे क्लियर तो हो रहा है, पर छोटा हो रहा है थोड़ा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा हो रहा है इस प्रकार से, क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल का स्क्रीन में हो सकता है स्पष्ट उतना दिखे नहीं। ठीक है, वर्ष 2025 से 2031 तक की अगर मैं बात करूं, 2025 से कब तक की, 2031 के बीच की अगर बात की जाए, तो किस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 9% रहने की संभावना है? तो विनिर्माण क्षेत्र की रहने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना को किसने मंजूरी दी गई? पुष्कर सिंह धामी ने। और इसके बाद नेक्स्ट है, उधारकर्ताओं ने निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक वाली ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की? बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने जारी की। किसने? नीति आयोग ने। इसके अंतर्गत रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक कितनी महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही थी? 2.7 करोड़। ठीक है, इसके अंतर्गत 2019 में व्यवसाय ऋण सृजन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी वृद्धि हुई है? 14% हुई है। इसी में नीचे स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अगला इसमें क्या टॉपिक में के बारे में कह रहे हैं कि जैसे भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसी के अंतर्गत भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा तैयार की गई? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता। ठीक है, इसके बाद इसी के अंतर्गत वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? 150 बिलियन डॉलर रखा गया, 150 बिलियन डॉलर तक रखा गया है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई है? 165.7 बिलियन डॉलर तक हो गई है, 165.7 बिलियन डॉलर तक। फिर वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था का हिस्सा बढ़कर कितना हो गया? 4.25% हो गया है। इसी के अंतर्गत जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर है। क्लियर है, महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर जो कि दिखाई दे रहा है। अगला हमारा क्या है, वर्ष 2024 में आप देखेंगे भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था? 7.7 बिलियन डॉलर, यानी कि 7वां स्थान था। अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत क्या है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नफीथ्रोमाइसिन है। ठीक है, नफीथ्रोमाइसिन। अगला क्या है, SNDP ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग। इसको स्क्रॉल कर देते हैं। ठीक है, रीलोड करना पड़ता है, कभी कभी हैंग होता है इसमें, क्योंकि PDF बड़ी होती है या इस प्रकार से तब होता है। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। हम किधर थे अपन? हाँ, ये रहा। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नफीथ्रोमाइसिन है। ठीक है, SNDP ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक है, ध्यान रखना है। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है, वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम ने की है, नाइट फ्रैंक यूनाइटेड किंगडम ने की है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर और आ जाते हैं, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार उसी के अंतर्गत कह रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामलों में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो चौथे स्थान पर भारत आता है। इसी के अंतर्गत इसमें पहले 3 स्थानों पर कौन से देश रहे हैं? जैसे क्रमशः आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान रहे हैं। अगला क्या कहते हैं, वन नेशन वन पोर्ट, इंपॉर्टेंट है। ONOP पहल किसने शुरू की थी? बंदरगाह पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की थी। इसी के अंतर्गत वन नेशन वन पोर्ट पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्योंकि अगर कोई पहल कोई इनिशिएट लिया गया है तो उसका लक्ष्य जरूर निर्धारित किया गया होगा, तो वो क्या है आपका? भारत में बंदरगाह संचालन का मानकीकरण करना है। इसी के साथ लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का नाम क्या है? सागर आकलन है। इस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। अभी हमने देखा कौन है, जलमार्ग मंत्री हैं। ONOP के साथ कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई है? इसके साथ साथ और कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई है? तो भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा रहा है? भारत। और अगर हम पहले देश की बात करें तो चीन रहा है। तो पहला दूसरा कौन है? पहला चीन है, दूसरा भारत है। नेक्स्ट टॉपिक है, राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा ये जो है जारी की गई है। इसी के अंतर्गत
अंतर्गत रिपोर्ट किस मंत्रालय के लिए तैयार की गई है? पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार की गई है। वहीं आप देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग किस आधार पर दी गई? 6 आयाम और 25 उप सूचकांक के आधार पर। इसी के अंतर्गत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप 3 राज्य कौन से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है हस्तांतरण सूचकांक 2024 में यूपी रैंक क्या है? 5वां रैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? केंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है। इसके बाद है आपका, इसी के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय ने किस संस्था की सहायता से ये रिपोर्ट तैयार की? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसको तैयार किया गया है। अगला टॉपिक है, इसमें अगला टॉपिक है विकेंद्रीकरण सूचकांक कितने आयामों का मूल्यांकन करता है? तो 6 का करता है ये। ठीक है। वहीं आप देखेंगे इसमें, और हम देखते हैं पंचायती विकेंद्रीकरण सूचकांक की अगर बात करें तो शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जहां जहां उत्तर प्रदेश आ जाए उसको तो जरूर करके जाना है, मतलब बाकी भी करना है पर थोड़ा सा फोकस हो जाना है। ठीक है। किस संगठन ने मित्र, नेक्स्ट है, किस संगठन ने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने। मित्र का अगर पूरा नाम देखिए, और इससे 100% क्वेश्चन बनते हैं जहां पर फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती समिति के गठन की घोषणा किसने की? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय समिति किस पर ध्यान केंद्रित करेगी? जागरूकता बढ़ाने, किसान प्रशिक्षण के लिए। जागरूकता बढ़ाने, किसान प्रशिक्षण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? वो वेराइट्स, फेल्सपार, माइका, क्वार्टर्स। ठीक है। क्वार्टर्स, फेल्सपार और माइका किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो पैग्मेटाइट चट्टानों में ये पाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, आप अगर पीवाईक्यूज के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडस वैली वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा फंड एकत्रित किया गया है एनएसई भारत द्वारा, एनएसई भारत के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को सरकार ने किस बजट के साथ मंजूरी दी है? कितनी? 34,300 करोड़ रुपए। इस मिशन को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है? 7 वर्षों के लिए इसको मंजूरी दी गई। और इसमें कितना वो जो रखा गया है बजट, वो है 34,300 करोड़, 300 करोड़ रुपए 2025 के लिए। ठीक है। उधर वाला हिस्सा देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं और क्या चीजें रह गई हैं आपकी। उधर दिख रहा है आपको स्पष्ट? हाँ दिख रहा है, मुझे तो इसमें दिख रहा है आपके डेस्कटॉप पे। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, सूचकांक से जैसा कि मैंने कहा हर बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है। ये कौन जारी करता है? नीति आयोग। इस रिपोर्ट में राज्य को उनके वित्तीय स्वास्थ्य के अनुसार किस वित्तीय वर्ष यानी कि 5 ईयर के लिए रैंक करती है? 2022-23 के लिए। इस इंडेक्स में कितने राज्यों का विश्लेषण किया गया? 18 राज्यों का। रिपोर्ट में सबसे अच्छा समग्र सूचकांक स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। इसके बाद अचीवर्स श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है? तो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है और गुजरात है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात अचीवर्स की श्रेणी में यहाँ पर किसके अंतर्गत की बात कर रहे हैं? ये तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या है? फ्रंट रनर श्रेणी में इसमें कौन आता है? तो वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस में आता है? फ्रंट रनर में। ठीक है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और फिर इसके बाद परफॉर्मर की श्रेणी में देखा जाए तो तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और एस्पिरेशनल यानी कि आकांक्षी श्रेणी में देखा जाए तो केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट टॉपिक है, छठवां अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? किस पेंशन योजना को केंद्रीय सरकार ने औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है? तो एकीकृत पेंशन योजना के द्वारा। ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना के द्वारा। ये योजना कब से प्रभावी होगी? अगर देखा जाए तो ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है, मूल्यवान ब्रांडों की वैश्विक 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो एप्पल को प्राप्त हुआ है। इसी के अंतर्गत और क्या कह रहे हैं? टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? छठवां। भारतीय ब्रांड के रूप में पहला हुआ है, वैसे छठवां हुआ है। ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 25वां स्थान भारत को इसके अंतर्गत दिया गया है। इंडेक्स से संबंधित टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि वहां से प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है?
यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, ये वाला आपका एक और पेज बस रह गया है, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है, और ये रिपोर्ट किस विषय पर प्रकाश डालती है? साइबर परिदृश्य की बढ़ती जटिलताएं। इस रिपोर्ट में किसके साथ साझेदारी बनाई गई है? एक्सेंचर, ठीक है, एक्सेंचर के द्वारा इसमें साझेदारी की गई है। इसी के अंतर्गत 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक रिपोर्ट जो है वार्षिक बैठक का आयोजित की गई, तो स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर में की गई है। WEF 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग की बात की गई है। नेक्स्ट कहते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। इसी के साथ दूसरा क्या कहता है टॉपिक है, भारत का पहला बायो विटामिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग, बायो विटामिन नेशनल जो हाईवे है, वो कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? उद्घाटित किया गया है इसको नागपुर मानसर में किया गया है, बाईपास राष्ट्रीय NH नेशनल हाईवे 44 पर। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत वायु बिटुमिन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया गया है? तो लिग्निन का किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड यानी कि SLV किसने जारी किया? NDR इन INVIT ने। ठीक है, इसी के बाद दूसरा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? एलन मस्क बने हैं। एलन मस्क बने हैं। ठीक है, यूके किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 112वां सदस्य बन गया है? तो CPTPP का। अब यहाँ पर CTPPP का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि पूछते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, CPTPP का फुल नेम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व हिंदी आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? मुंबई में हुआ है। इसका विषय क्या था? इसका विषय भविष्य में सोचे भविष्य के लिए, थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर, थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या है, भारत का अपनी तरह का पहला, ठीक है, भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किस नाम से अनावरण किया गया? किसान कवच के नाम से। किस नाम से? किसान कवच के नाम से। किसान कवच किसने विकसित किया? VRI ब्रिक इन स्टेम यानी कि और सोपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने। ब्लूमबर्ग की नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो बाल्टन परिवार है, जो कि USA में रहता है। इसी के अंतर्गत 2024 में बाल्टन परिवार की कुल संपत्ति कितनी है? $432.4 बिलियन। नेक्स्ट टॉपिक है रोमानिया और बुल्गारिया किस क्षेत्र में शामिल हो गए हैं? तो शोंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अब ये शेंगे जो क्षेत्र है, इसमें शामिल होने वाले देश की संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है। ठीक है, शेंगेन क्षेत्र एक्चुअली है क्या, तो इसको समझ लेते हैं। शेंगेन क्षेत्र यूरोप का पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र है, जहां पर कॉमन वीजा नीति सिर्फ शॉर्ट स्टे पर लगती है। शॉर्ट स्टे कितना है इसमें? 90 डेज का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किस तिथि ये किस देश ने दोहरा कराधान बचाव समझौते के अंतर्गत भारत के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा राष्ट्र के प्रबंध को हटा दिया है? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, इस अब देखेंगे नेक्स्ट है किस अदरक की किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया है? IISR सुरसा, IISR सुरसा को जारी किया गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और ऊर्जा वीर जो योजना है, इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता को थोड़ा बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपका अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस यानी कि जेम से जोड़ने वाला भारत उसको वहां देखते हैं। भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, भारत का पहला राज्य इसमें कौन बना है कह रहे हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश बना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? म्यूल हंटर AI। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। ये किस दिन जारी किया गया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमान कितना है? 239.3 मिलियन टन। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है इसमें क्रमशः? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश है।
ठीक है। दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो कितनी औसत वार्षिक वृद्धि हुई है? 5.26% हुई है, 5.26% हुई, 62% हुई है। दुग्ध उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य ने दर्ज की? पश्चिम बंगाल ने। 2023-24 में दूध दूध उत्पादन में वर्ष 2022-23 में के मुकाबले में कितनी वृद्धि हुई है? 3.78%। भारत में 23-24 के लिए अनुमानित अंडे का उत्पादन कितना है? 142.77 बिलियन अंडे का है। 23-24 के लिए सबसे बड़ा अंडा उत्पादन राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश बन गया है 23-24 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, आंध्र प्रदेश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में अंडे के उत्पादन में कितनी औसत वृद्धि हुई है? तो आपकी 6.8% हुई है। ठीक है, अंडे के उत्पादन में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दर्ज किया है? तो लद्दाख ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 की हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? पहले स्थान पर आपका शिवनादर है, दूसरे स्थान पर आपका मुकेश अंबानी है, तीसरे स्थान पर आपके कौन है? बजाज परिवार है, बजाज परिवार है। तो देखिए यहाँ पर आपका आज सारा टॉपिक जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, यानी कि पार्ट 2 के अंतर्गत हमने सब कुछ कवर कर लिया है जो आर्थिकी में बुक के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट था। वन लाइनर फैक्ट्स की सिर्फ मैं बात करूँ, बाकी के करंट अफेयर्स को जो है हम उससे कर ही रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू, और फिर हम आई दृष्टि का भी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और यहाँ पर ये पार्ट 2 के अंतर्गत आपका वन लाइनर फैक्ट्स हो सकता था सारा कवर करा दिया गया है। तो इन दोनों पार्ट्स को लूप पे देखिए, सुनिए, ताकि आपको याद हो, और फिर इसका एमसीक्यूज वगैरह जो मैं करा रही हूँ उसके थ्रू इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि आपको डेली दोपहर में 12 बजे मिल ही जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पर टॉपिक को समाप्त करती हूँ। अभी तक आपने संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इन दोनों सोशल मीडिया को फॉलो ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पर सारे अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं रात को लाइव 8 बजे, जिसमें मैंने बताया कि मैं करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक टॉपिक को कवर करती हूँ। लाइव आते हैं रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे, दोपहर को 12 बजे आपको ये सेशन मिलेगा, और आज रात तक आपको क्लियर हो जाएगा शॉर्ट वीडियो के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, कि मैं जो आई दृष्टि है उसको कब और कैसे पढ़ाने वाली हूँ कल से। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।